जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल बीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों गुप्त वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी। संपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो रेलवे की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। चाहे साथियों आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे रेलवे की अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हो, जो टॉप एमसीक्यू लेकर आए हैं गुप्त वंश से, वो साथियों आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। साथियों हम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज करा रहे हैं। इससे पहले मैंने मौर्य वंश कराया था, अब करा रहे हैं गुप्त वंश। साथियों चैप्टर वाइज तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो देखिए साथियों पहला प्रश्न क्या कहता है। वो सभी प्रश्न साथियों 2022 में पूछे गए हैं, 2021, 18 सब में पूछे गए साथियों प्रीवियस ईयर प्रश्न है। कहता है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिला लेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें किस शासक की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। श्री गुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। तो किसके बारे में साथियों, ये साथियों समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने इसको लिखा था। किसने, ये जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि ने हरिसेन जिनका नाम था, उनके द्वारा ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था। हरिसेन, समझ गए ना साथियों, ये कोई वो नहीं, ये एक पुस्तक है साथियों। और बात करें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे। पुष्यभूति वंश, चालुक्य वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश। ये साथियों पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। कौन, हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। इनका शासन साथियों 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक चला था। समझ गए ना, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक चला था। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था साथियों। उत्तर प्रदेश के कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है। रवि कीर्ति, रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की कौन सी विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। कीर्तिवर्मन प्रथम, खारवेल, मतलब कि किस पर विजय, किस राजा पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता। कीर्तिवर्मन प्रथम, खारवेल, समुद्रगुप्त, हर्ष। तो साथियों ये जो है हर्ष के विजय पर, हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष पर विजय पा लिया था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों। एहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। यह रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया एहोल शिलालेख है साथियों, जो क्या बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष पर विजय पा ली थी। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए कितनी बार पूछा गया है रेलवे में। एनटीपीसी 2022, ग्रुप डी 2022, फिर से ग्रुप डी 2022। इससे नए प्रश्न और क्या हो सकते हैं साथियों। कहता है निम्न में से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जुआंग जांग, फाहियान, इब्न बतूता, अबू अब्दुल्ला, देखिए अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता, मार्को पोलो। तो साथियों हर्षवर्धन के समय हा से हर्षवर्धन, हा से हर्षवर्धन, हा से हवेन सांग, हा से हर्षवर्धन और हा से हवेन सांग। ये बात हमेशा याद रखेंगे। अब हा से हर्षवर्धन और हा से हवेन सांग। हवेन सांग का साथियों जुआंग जांग भी नाम था, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये बात आज तक आपको नहीं पता होगी कि हवेन सांग को ही जुआंग जांग कहा जाता था, लेकिन आज पता हो गई। और इब्न बतूता को अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम है। देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है। कहता है
कि उस महान व्यक्ति का नाम बताएं, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चरक, ब्रह्मगुप्त, वारामिहिर, आर्यभट्ट। तो साथियों बीज गणित में आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम योगदान दिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और साथियों बात करें चरक की, चरिक तो साथियों चरक आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित है, आयुर्वेद के क्षेत्र से, आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित है साथियों, आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित है। और साथियों ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त जो है साथियों एक गणितज्ञ थे, लेकिन इन्होंने योगदान बीज गणित में ज्यादा नहीं दिया, ये गणितज्ञ तो थे, ये बात तय है। और ये साथियों वारामिहिर थे, ये भी भारत के गणितज्ञ थे, ये भी बहुत बड़े गणितज्ञ थे। लेकिन बात करें बीज गणित में योगदान की तो आर्यभट्ट ने दिया, और इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया, इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के, कहता है इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। तो बताना आनंद भट्ट, वल्लभ, जयचंद, बाण भट्ट। तो कौन था साथियों, ये जो बाण भट्ट है ये साथियों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट ने क्या लिखा, बाण भट्ट ने लिखा हर्षचरित्र, क्या लिखा, हर्षचरित्र लिखा साथियों, हर्षचरित, हर्षचरित नामक कविता या पुस्तक या कुछ भी कह लीजिए, ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता चीनी यात्री हवेन सांग, चीनी यात्री हवेन सांग किसके शासनकाल में आया, हा से हर्षवर्धन और हा से हवेन सांग। ऑप्शन सी सही जवाब, हर्षवर्धन के समय आया था साथियों। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था, इसकी प्रसिद्ध हवेन सांग की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था साथियों, हवेन सांग की पुस्तक का नाम था सी यू की, सी यू और की, ये इसकी पुस्तक का नाम था। चाइनीज व्यक्ति है तो चाइनीज ही नाम रखेगा। सी यू की इसकी पुस्तक का नाम था, जो साथियों क्या है वो यात्रा वृतांत है साथियों, क्या है, यात्रा वृतांत पर आधारित है। और साथियों ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया और साथियों अध्यापक का कार्य भी किया, यानी कि पढ़ा भी और पढ़ाया भी। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कौन, यहाँ पर पूछता है कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध में शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ये साथियों हवेन सांग ही है। कौन है, ये हवेन सांग ही है, हवेन सांग ही इसका ऑप्शन सी सही जवाब होता है। इसने ही 17 वर्ष की लंबी यात्रा की भारत की, और इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया, जो 647 ईस्वी से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा की। और उस लंबी यात्रा के दौरान उसने सी यू की नामक पुस्तक लिखी, जो यात्रा वृतांत पर आधारित थी साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हवेन सांग। रेलवे ने घुमा घुमा कर प्रश्न पूछे हैं, जैसे भी पूछे हैं वो सब हम सब टाइप के प्रश्न रख दिए हैं साथियों, ये हवेन सांग हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों रूप में रहा। ये भी साथियों हवेन सांग ही था। तो प्रश्न देखिए, पहले वो आया और छात्र के रूप में भी रहा और शिक्षक के रूप में भी रहा, ये भी हवेन सांग ही था और कोई नहीं था साथियों। कौन था, हवेन सांग ही था। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता बाण भट्ट, बाण भट्ट जो किस राजा के दरबारी कवि थे, ये साथियों हर्षवर्धन के थे, अभी अभी बताकर लेकर आए हैं। और बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया, क्या, हर्षचरित लिखा गया, हर्षचरित नामक पुस्तक या कविता या जो भी कह लीजिए लिखा गया। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है, ये बताना है। ये साथियों 12 मिहिर हो जाते हैं, 9 रत्नों में से एक थे ये। बाकी विशाख दत्त, मुगलन्ना, ब्रह्मगुप्त ये कोई नहीं थे। ये साथियों ने चाहिए तो हम उनके 9 रत्न भी गिनवा देते हैं। जैसे कि देखिए, चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे, जिनमें से साथियों कौन कौन, जिनमें जिनमें कालिदास कालिदास वारामिहिर एक हो ही चुके हैं, कालिदास वारामिहिर। और एक हो गए धनवंतरी, कौन हो गए, धनवंतरी, धनवंतरी, ये हो गए धनवंतरी। और एक हो गए घट खरपर, घट घट खरपर, घट खरपर। और कौन हो गए, और साथियों शंकु नाम के व्यक्ति, शंकु। और कौन हो जो गए, अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह। और साथियों कौन हो गए, बेताल भट्ट। और हो गए बेताल वेताल भट्ट, वेताल भट्ट। और कौन हो गया, और साथियों एक हो गए छड़क, छपड़क, ये हो गया छपड़क। और एक साथी हो गए वररुचि, वररुचि हो गए एक, एक हो गए वररुचि। ये साथियों 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता। बहुत बेहतरीन प्रश्न साथियों, किसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये साथियों किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। लोपमुद्रा, लोपामुद्रा, रुद्रमा देवी, पार्वती गुप्त, प्रभावती गुप्त। तो साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त, जो कि साथियों बहुत ही प्रसिद्ध इनका नाम है और सभी लोग जानते हैं। आप शायद नहीं जानते हो तो जान गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था। साथियों ये साथियों जानते सभी लोग हैं, लेकिन यदि अचानक से प्रश्न आ जाए तो लोग कंफ्यूज रहते हैं अक्सर। विक्रमादित्य भैया चंद्रगुप्त द्वितीय का ही एक नाम है साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय का ही एक नाम है। इनको कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये विक्रमादित्य की उपाधि है जो इन्होंने धारण कर रखी थी, तभी से इनको कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला अगला प्रश्न ये रहा, कहता सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है। ये साथियों कालिदास की है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, मेघदूत कालिदास की है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी। प्रशस्ति में भैया किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी। तो ये साथियों गुप्त वंश की बात कर रहा। प्रशस्ति का मतलब साथियों प्रयाग प्रशस्ति, जो भी पहले पहले बताया था मैंने, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो साथियों है वो मैंने पहले ही आपको बतला दिया था साथियों, और इसके लेखक के बारे में भी जानकारी दे दिया था। प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन ने लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, ये किसके द्वारा लिखी गई, ये साथियों हरिसेन के द्वारा लिखी गई। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था। वीणा वादक भी था साथियों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था साथियों बीड़ा वादक अच्छा, ये साथियों समुद्रगुप्त ही थे, जिनको साथियों भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी बेहतरीन प्रश्न है। ये गुप्त साम्राज्य या चौथी शताब्दी, गुप्त साम्राज्य या चौथी शताब्दी को कहा जाता है स्वर्ण युग, भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, भैया अभी अभी बताकर लेकर आए गुप्त काल को। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। मतलब कि ये बार बार रिपीटेड प्रश्न नहीं है,
रेलवे ने खुद उसको एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा है, इसीलिए जिस भी तरीके से पूछा है हम सभी तरीके से लेकर आ गए हैं कि आपको साथियों कोई कंफ्यूजन और प्रश्न यदि एग्जाम में चाहे जैसे बने तो छूटे ना। तो ये प्रश्न देखिए क्या कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न साथियों। इसकी स्थापना साथियों कुंवर गुप्त प्रथम ने की थी। किसने? कुंवर गुप्त प्रथम ने की थी साथियों। ये बात याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय वाली जो स्थापना वाली बात है वो किसने? कुमार गुप्त ने स्थापना इसकी की। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली, यानी कि सत्ता किसने संभाला? ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, शूद्रक, श्रीगुप्त। तो किसने संभाला भैया? वो भारत के नेपोलियन ने संभाला, समुद्रगुप्त ने संभाला। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बन सकता है ये आपके एग्जाम में, और पूछा भी गया, हम अभी करवा कर लेकर आए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया? तो साथियों दूसरों के साथ युद्ध, तो देखिए भैया, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने, तो हर्षवर्धन की राजधानी थी साथियों कन्नौज, तो कन्नौज पर ही अधिकार प्राप्त करने के लिए ही तो वो एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, अब हो गई थी उनकी मृत्यु। तो साथियों किस पर? कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए उन्होंने दूसरों के साथ भी युद्ध किया। साथियों ऑप्शन बी सही जवाब होगा, यानी कि कन्नौज। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डेज में, गुप्तों ने खाली स्थान में, यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? कहाँ पे एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? वतापी में, अवध में, मगध में, मालवा में। कहाँ पर साथियों किया था? ये साथियों किया था मगध में। मगध में भी उन्होंने एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का साथियों क्या नाम था? इस वंश का नाम साथियों क्या था? इस वंश का नाम था गुप्त वंश, क्योंकि गुप्तों ने ही किया था, गुप्त वंश ही तो नाम होगा, इसका नाम था गुप्त वंश। ये गुप्त वंश की ही बात कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? पाटलिपुत्र, कौशल, काशी, उज्जैन। तो भैया गुप्त वंश की राजधानी नगर कौन? गुप्त वंश की राजधानी के बारे में कौन जानकारी देता? ये पाटलिपुत्र ही साथियों था। पाटलिपुत्र जो है गुप्त वंश की राजधानी था। समझ गए ना? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और कुषाणों के पतन के बाद देखिए, इसके कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से मगध में गुप्त वंश भी एक था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ये भी तो हमने बताया ही नहीं। गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक साथियों याद रखिएगा, संस्थापक कौन थे साथियों? ये थे श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त थे ये बात याद रखिएगा जरूर, श्रीगुप्त। ठीक, ये गुप्त वंश के संस्थापक हो गए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक अभी अभी बताकर लेकर आए श्रीगुप्त, अभी अभी बताकर लेकर आए श्रीगुप्त। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? ह्यून सेंग, फाहियान, आई चिंग, ली किस्यू। किसने साथियों किया? किसने भैया किया? अभी अभी हमने बताया कि गुप्त, ये तो ह्यून सेंग जो है ये साथियों हर्षवर्धन के दौरान आए थे। गुप्त काल के दौरान एक और यात्री आया था, वो आया था फाहियान।
फाहियान आया था साथियों। फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? ये साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। समझ गए ना? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में ह्वेन-त्सांग आया था। ये साथियों हर्षवर्धन के समय आया था। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। साथियों फाहियान ने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। वो साथियों अभिलेख और शिलालेख से संबंधित है। उसका नाम ही अभिलेख और शिलालेख से संबंधित है। हमने इतना हिंट दे दिया आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि कौन थे? राज्यसभा कवि कौन थे भैया? अभी कितनी बार बताया कि बाणभट्ट जो हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही हर्षचरित लिखा। इन्होंने ही हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डेज ने मतलब किसने, किस वंश ने या कौन लोग ने प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था? वो कौन लोग आए? राजपूत आए, अंग्रेज आए, तुर्क आए, मुगल आए? तो कौन लोग आए भैया? जो अंधे युग के स्थापनाकार थे वो थे साथियों राजपूत। कौन थे? वो साथियों थे राजपूत। राजपूत साथियों जाते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया, जिसमें अधिकांश शासक राजपूती जाति के थे। अब उसने अंधे युग के रूप में किस लिए माना जाता है? क्योंकि बड़ा सा राज्य साथियों टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया। समझ गए ना? इसीलिए उसको अंधे युग के रूप में कहा जाता है कि वो बहुत ही खराब प्रजाति के शासक थे। कौन? राजपूत लोग। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, हालांकि देखिए कोई बच्चा यदि राजपूत जाति से बिलोंग करता है वो तो हमारी बात का वो मत मानिए कि वो हम उसको थोड़ी कह रहे हैं। हम तो इनको पुराने शासकों को कह रहे हैं ना, हम उनको थोड़ी कह रहे हैं। आजकल के तो बहुत अच्छे हैं। ये रहा साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डेज ईस्वी में मतलब कब ईस्वी कितनी ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? भैया गुप्त साम्राज्य कब तक जो है या कौन से सन में या किस ईस्वी में गुजरात तक अपना विस्तार कर लिया था ये आपको बतलाना है। तो ये साथियों 390 डिग्री में, सॉरी 390 ईस्वी में, डिग्री बोल रहे हैं, 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। किसने? गुप्त साम्राज्य ने। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है चीनी यात्री इत्सिंग में 3 डेज, यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बतलाना है साथियों। वो आपको बतलाना है क्या आएगा। तो देखिए कुछ गड़बड़ हो गया था। कहता चीनी यात्री इत्सिंग, चीनी यात्री इत्सिंग यहाँ कहता कहाँ में, किस स्थान पे 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था? चीनी यात्री किस स्थान पर ठहर कर 3 वर्ष मतलब किस स्थान पर ठहर कर 3 वर्ष संस्कृत सीखा? ताम्रलिपि, नालंदा, पाटलिपुत्र, बोधगया। कुछ बच्चे लगाएंगे कि ये साथियों नालंदा ही होगा क्योंकि यहाँ पर ह्वेन-त्सांग ने ही शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये हो जाएगा गलत। जो इत्सिंग था, सी इत्सिंग जिसका नाम है, ये साथियों ताम्रलिपि में ठहर कर 3 साल तक संस्कृत सीखा था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि साथियों वह भी अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। साथियों रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दे ताकि आने वाला जो अगला टाइप या अगला वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ साथियों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया टेलीग्राम चैनल लिंक
दिया टेलीग्राम चैनल लिंक, वहां पर साथियों आपको इसका डेली क्लासेस का पीडीएफ और साथियों 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो साथियों टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर किताबों का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा एकदम निःशुल्क और फ्री। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।